आज है 9 नवंबर 2025 और प्रैक्टिस सेट 2 को हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं या रिवीजन करने वाले हैं। पहला सवाल है कथकली से। कथकली में 6 पीढ़ियों से जुड़े प्रसिद्ध कमंगल परिवार के एक वंशज हैं चटुन्नी पन्निकर, जिनको 2006 में पद्मश्री मिला था। कथकली जो डांस फॉर्म है, कथकली केरला का डांस फॉर्म है और इनकी 6 पीढ़ियों से लगातार इस डांस फॉर्म को 6 पीढ़ियों से कवंगल परिवार करता आ रहा है। तो उसी परिवार के एक वंशज हैं चटुन्नी पन्नेकर, जिनको 2006 में पद्मश्री मिला था। कुछ और डांसर्स हैं जो कथकली को फॉर्म करते हैं, जैसे बी नारायण मेनन, उदय शंकर, के कुमारन नायर, सदनाम पी बालाकृष्णन, जिनको पद्म विभूषण मिला था 2024 में, और मार्गी विजय कुमारन। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड विनर हैं ये, 2023 में मिला था मार्गी विजय कुमारन को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। तो मार्गी विजय कुमारन कौन से डांस फॉर्म करते हैं? कथकली करते हैं। इसी तरह से विपिन एस, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार इनको मिल चुका है और ये 2023 में मिला था इन्हें। विपिन एस कौन सा डांस फॉर्म करते हैं? कथकली। सदनाम पी बालाकृष्णन कथकली को फॉर्म करते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस टोटल 8 हैं, इसमें से नॉर्थ ईस्ट में जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, इधर पड़ता है, तो वो कौन कौन से डांस फॉर्म यूज़ करते हैं? वो सत्रिया और मणिपुरी को यूज़ करते हैं। मतलब वहाँ पर ये फॉर्म होता है क्लासिकल डांस। और ये साउथ ईस्ट पार्ट जो है, साउथ ईस्ट पार्ट जो है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट पार्ट जो है, वहाँ पे ओडिसी ओडिसी क्लासिकल डांस है। तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पर 4 डांस फॉर्म यूज़ होते हैं, जैसे भरतनाट्यम हो गया, कथकली, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी। नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया में कथक यूज़ होता है। मिलिना साल्विनी, ये इटालियन कथकली डांसर हैं। इटालियन कथकली डांसर मतलब ये फेमस नाम है, अंग्रेज कुछ भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो बहुत बहुत प्रचलित कर देते हैं हम इंडियंस। तो उसी तरह से ये मिलिना साल्विनी हैं जो इटालियन हैं और वहाँ पर ये कथकली डांस यूज़ करती हैं। कथकली बहुत अच्छी डांसर हैं। तो मिलिना साल्विनी। ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली, कथकली को ऑस्ट्रेलिया में ले जाने वाली जो डांसर हैं वो हैं लुइस लाइटफुट। ये इनको ऑस्ट्रेलिया में कथकली की माँ कहा जाता है। कथकली इंडिया में फेमस है, केरल में, और यहाँ से ले जाकर सीख कर ये ऑस्ट्रेलिया में गई और वहाँ परफॉर्म किया, तो वहाँ पर कथकली को फेमस किया। तो कथकली की जो मदर हैं ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली लुइस लाइटफुट। स्टार्टिंग स्टेप ऑफ कथकली डांस, जो कथकली डांस के जो शुरुआती नृत्य जो होता है, जो शुरुआती कलाएं जो होती हैं उसको कहते हैं केलिकेटू डांस। तो वार्म अप टाइप का होता है कथकली डांस का, तो वो होता है केलिकेटू डांस। यूनाइटेड नेशन से हमारे पास हैं 6 मेजर ऑर्गन्स। हमने कल स्टडी किए थे कि 6 मेजर ऑर्गन्स होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, यूनाइटेड नेशंस के। तो यूनाइटेड नेशंस के जो 6 मेन ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द सेक्रेटरीट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमने पढ़े थे 15 जजेस होते हैं, जिनमें से 9 फोरम के लिए होते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग। ये हेग में है। द सेक्रेटरीट, द हेड ऑफ सेक्रेटरीट को बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल। पहले सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के, वो थे त्रिगवेली, ये नॉर्वे से रिलेट करते थे। सेक्रेटरी जनरल जो एरोप्लेन क्रैश में या एरोप्लेन हादसे में मरे थे, देहांत हुआ था, उनका मृत्यु हुई थी, वो थे डैग हैमरसोल्ड। डैग हैमरसोल्ड पहले ऐसे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे जिनको 1961 में नोबेल प्राइज़ मिला था, लेकिन मिला था मौत के बाद, आफ्टर डेथ। ठीक है, 2 ही लोगों को मिला है, जिनमें से एक जो हैं ये हैं नोबेल प्राइज़ 2 ही लोगों को मिला है मरने के बाद, जिसमें से एक हैं डैग हैमरसोल्ड। ठीक है, फर्स्ट एशियन ये सेक्रेटरी जनरल, फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के हैं यू थांट, ये म्यांमार से रिलेट करते थे। प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटरेस, ये पुर्तगाली हैं और पुर्तगाल से रिलेट करते हैं। भारत रत्न के बारे में बात करते हैं। भारत रत्न शुरू हुआ था 1954 में और अब तक 20 लोगों को मरने के बाद ये मिल चुका है। टोटल 9 प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के जो भारत रत्न को यूज़ कर चुके हैं, जिनको भारत रत्न मिल चुका है।
पहला मरने के बाद मरणोपरांत जो भारत रत्न मिला था वो लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था 1966 में, और पहली वुमेन जो मरणोपरांत जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था वो था अरुणा असफ अली 1997 में। 2024 में जो मरणोपरांत पुरस्कार मिला था वो 4 लोगों को मिला था, और मतलब टोटल तो 5 मिले थे, लेकिन 4 लोग जो थे उनको 2024 में मरणोपरांत मिला था, और एक शख्सियत थी जिसको जो जीवित थी। ठीक है, जो 4 लोग थे जिनको मिला था वो थे पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर। इनको मरणोपरांत मिला था 2024 में। जो अकेले जो जीवित थे इनके साथ जिनको मिला था वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। जो लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के, जिन्होंने बीजेपी इस्टेब्लिश की थी, और 1980 में बीजेपी हमारी इस्टेब्लिश हुई थी, भारतीय जनता पार्टी जो अभी बीजेपी है उसको इस्टेब्लिश किया था 1980 में। इमरजेंसी के बाद जो भी हुए थे वाकई, पहले तो जनता पार्टी थी, फिर डिवाइड हो गई है और फूट पड़ गई थी, तो 1980 में इन्होंने बीजेपी बना लिया था, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने। पहले पीएम जो अवार्डी जो थे जिनको भारत रत्न मिला था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और पहले सीएम जिनको भारत रत्न मिला था वो थे जीवी पंत जो कि यूपी के थे, यूपी के सीएम थे। पहली विदेशी जो थे उनको जिनको अवार्ड मिला था उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, 1987 में मिले थे, फ्रंटर गांधी जिन्हें बोलते हैं। और हाँ, और जो सेकंड फॉरेनर जो थे जिनको अवार्ड मिला वो नेल्सन मंडेला, 1990 में इनको मिला था। पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को मिला था 2014 में। सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी जिनको भारत रत्न मिला 2014 में, और ये 40 साल के थे, मतलब कि सबसे कम एज के व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला। पहला म्यूजिशियन जिसको भारत रत्न मिला वो थी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, ये थी 1998 में इनको मिला था। उनके बाद मिला पंडित रविशंकर जी को, ये 1999 में, और लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इनको मिलता है 2001 में। पहली वुमेन जो जिनको अवार्ड मिला था, पहली महिला जिनको अवार्ड मिला वो इंदिरा गांधी, 1971 में इनको मिला था। पहली मुस्लिम जिसको अवार्ड मिला था ये है जाकिर हुसैन। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अवार्ड लेने से डिनाई कर लिया था वो था मौलाना अबुल कलाम। इन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया था, लेकिन इनके मरणोपरांत इनको दे दिया गया था ये अवार्ड। नेशनल वाटरवेज की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल वाटरवेज जिस तरह से हाईवेज होते हैं उस तरह वाटरवेज होते हैं, तो नेशनल वाटरवेज पहला ये प्रयागराज से हल्दिया के लिए है। इसको ये 1620 किलोमीटर लंबा ये जलमार्ग है जिसमें गंगा, हुगली और भागीरथी रिवर्स सम्मिलित होती हैं। नेशनल वाटरवेज 2 इंडिया से बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश के बीच रिलेट कर, मतलब भारत और बांग्लादेश को साथ में लेकर आता है नेशनल वाटरवेज 2। ये 891 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर यूज़ होती है। तो सबसे छोटा नेशनल वाटरवेज जो है वो है नेशनल वाटरवेज 69, सबसे छोटा नेशनल वाटरवेज है, 5 किलोमीटर लंबा मात्र। नेशनल वाटरवेज 100 ये गुजरात से महाराष्ट्र तक का सफ़र करता है, तापी रिवर पर स्थित है। और नेशनल वाटरवेज 97 सुंदरबन वेस्ट बंगाल, और मैक्सिमम नेशनल वाटरवेज जो किसी स्टेट में पाए जाते हैं वो स्टेट है महाराष्ट्र। 5वां सवाल हमारा बनता है सेंसस से। सेंसस 2011 में एक ही बार हुआ है अभी तक हमारे पास, 11 के बाद 21 में होना था लेकिन हुआ नहीं। रूरल पॉपुलेशन जो है हमारे भारत की वो कितनी है? 68.84%। बस अर्बन माइनस कर दीजिए, 31.16% आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है रूरल और अर्बन का? 37.68%। सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन वाला स्टेट जो है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जो जनसंख्या है वो कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। कितनी? 89.98%। और सबसे कम ग्रामीण पॉपुलेशन जो है वो गोवा की है, 37.82। अब जब लीस्ट है ग्रामीण पॉपुलेशन, गोवा छोटा सा है, ठीक है, उसमें से बहुत कम छोटा सा गोवा है, बहुत कम लोग ग्रामीण हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अर्बन हो जाएंगे। फिर जब ग्रामीण कम है तो अर्बन ज़्यादा हो जाएंगे, तो अर्बन में परसेंटेज गोवा का ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मोस्ट अर्बन पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, मतलब कि सबसे ज़्यादा लोग, जो लोग ज़्यादा हैं जिसमें, ये तो अपने उस हिसाब से हो गया कि एक छोटे से एरिया में गोवा है इतना सा और उसमें इतने लोग हमारे, इतने परसेंट लोग हमारे ये क्या कहते हैं रूरल हैं और बाकी के लोग हमारे अर्बन हो जाएंगे। लेकिन
ऐसा जो होगा कोई, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी रही होगी, और उस डेंसिटी में जो अर्बन पॉपुलेशन है, तो वो है महाराष्ट्र, जब सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन वाला महाराष्ट्र है। वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट, पहला टेस्ट क्रिकेट मैच हुआ बेंगलोर में, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में, ये हुआ था 1976 में। पहला ओडीआई 1978 में इंग्लैंड के खिलाफ, 1978 में। और पहला टी20 जो हुआ था वो 2006 में हुआ था। ये हुआ था हमारा इंग्लैंड के खिलाफ ही, ठीक है। और पहला वर्ल्ड कप होता है 1973, आदमियों के वर्ल्ड कप से 2 साल पहले हो गया था, उसका 75 में हुआ था। लेकिन क्या इसमें कुछ गलती है? क्योंकि वनडे इंटरनेशनल 1978 में हुआ। क्या टेस्ट से सीधे वनडे में ही चले गए थे? ये पता नहीं। अगर वनडे इंटरनेशनल अगर खेलते खेलते होंगे, इस डेटा पे शायद थोड़ा शक करना चाहिए। ये इधर ध्यान नहीं दिया हमने, गूगल से ये टैली करना पड़ेगा, क्योंकि जो मुझे डाउट आ रहा है वो ये हम बाद में कर लेंगे इसे टैली, अभी तो नहीं कर रहे। लेकिन ये पहला वर्ल्ड कप अगर 1973 में है, तो पहला वनडे 1978 में कैसे खेल लिया? और पहला टेस्ट भी 1976 से खेला है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलो मेन इंटरनेशनल की बात करते हैं। पहला टेस्ट जो है वो 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, टेस्ट मैच। तब कैप्टन थे CK नायडू, कैप्टन थे। पहला वनडे इंटरनेशनल 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ, तब वाडेकर थे कैप्टन। पहला टी20 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला गया था, वीरेंद्र सहवाग कैप्टन थे। पहली पिंक बॉल 2019 में यूज़ की गई थी, जो खेली गई थी बांग्लादेश के खिलाफ, विराट कोहली उस टीम के कैप्टन थे। और ये वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी लगाने वाली पहली महिला जो थी वो थी बेलिंडा क्लार्क, 229 रन बनाए थे। जीवित हैं या क्या हुआ नहीं पता, लेकिन जो हम बोल देते हैं कि वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी लगाने वाली पहली महिला हैं बेलिंडा क्लार्क, 229 रन इन्होंने बनाए थे। 7वां सवाल हमारे पास बुक और ऑथर्स के हैं। सल्ट्री डेज शोभा डे की लिखी हुई है, और स्पीड पोस्ट शोभा डे की लिखी हुई है। जोया फैक्टर अनुजा चौहान की है। द बेटरमैन अनीता नायर की है। बॉयज़ डोंट क्राई मेघना पंत। अ लाइफ अपार्ट प्रभा खेतान। अनलेडी अलाइक मतलब अनलेडी लाइक ये राधिका वाज की है। और लव एट फेसबुक निकिता सिंह की लिखी हुई है। पिंजर सब जानते हैं अमृता प्रीतम जी की है। कहानी बड़ी शानदार है और बहुत सच में बहुत सही कहानी है। अगर सुननी है तो आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं फुर्सत निकाल के, बहुत शानदार कहानी है। दी बेंच मेघना पारकल। लज्जा और फ्रेंच लवर ये तस्लीमा नसरीन ने लिखी थी, और ये तस्लीमा नसरीन जो हैं ये बांग्लादेश की हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड हमारे कुछ सवाल हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हम सभी जानते हैं। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गठन की बात हुई थी। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो प्रपोज किया था नेहरू ने किया था, नेहरू द्वारा किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और ये पास हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था 22 जनवरी 1947 में। टोटल मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 389, जिसके की प्रांतों से रिलेट करते थे 292 और देसी रियासत मिलकर बनाती 93। चीफ कमिश्नरी से 4 आते थे। वुमेन जो इसमें मेंबर्स थी, इसमें 389 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 थी। पार्टीशन के बाद 389 से नंबर घटकर हमारे पास 299 रह गया था। और हाँ मतलब कि आफ्टर पार्टीशन के बाद प्रोविंसेस में 229 रह गया था, और उधर से 70 रह गया था पार्टीशन के बाद। और महिलाएं 3 पाकिस्तान चली गई थी, 12 यहीं रह गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे पास अलग अलग चेयरमैन, अलग अलग वो थी कमेटीज़ थी, तो उनके चेयरमैन के नाम। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे सरदार पटेल। ऐसे ही एडवाइज़र कमेटी के जो चेयरमैन थे वो भी सरदार पटेल थे। अल्पसंख्यक उपसमिति के चेयरमैन थे
HC मुखर्जी, और नियम समिति के जो चेयरमैन थे वो राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति के जो चेयरमैन थे वो पंडित नेहरू, संघ संविधान समिति के चेयरमैन भी पंडित नेहरू, तदर्थ झंडा समिति इसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद। पहली मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। अपॉइंटमेंट जो हुए थे ड्राफ्टिंग कमेटी का, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर भी थे, 29 अगस्त 1947 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड जो हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 26 जनवरी 1950 है। जो आखिरी मीटिंग हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज़ जो आई थी हमारे पास ट्रेडिंग करने के लिए, जो कंपनीज आई थी, उसमें जो इंग्लिशमैन जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने पहली टेम्परेरी फैक्ट्री बनाई थी मछलीपट्टनम में और 1611 में। और ये पता है हमें ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1600 में। और यहाँ पर जब इसने भारत में आके मछलीपट्टनम में पहली टेम्परेरी फैक्ट्री बनाई थी 1611 में, और पहली परमानेंट फैक्ट्री बनाई थी सूरत में 1613 में। पहली फ्रेंच फैक्ट्री जो खुली थी भारत में वो थी 1668 में सूरत में ही खुली थी। और पहली डेनिश फैक्ट्री जो खुली थी वो भी 1620 में ट्रेवनकोर में खुली थी। बहुत शानदार। 13वां जो सवाल है वो है, शाह आलम द्वितीय ने दीवानी ग्रांट की थी, दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी कि हाँ भाई हमको इतने इतने में तुम सालाना देना और ले जाना, बस टैक्स देना। भाई यहीं से गड़बड़ हो गया था थोड़ा थोड़ा। अवध जो इलाका है, जिन्होंने स्वतंत्र जो घोषणा करनी शुरू कर दी थी, वो क्या थे? फाउंडर, अवध के फाउंडर सादत खान बुरहान उल मुल्क इनको बोलते थे। फैज़ाबाद वाज फर्स्ट कैपिटल ऑफ अवध। अवध की पहली कैपिटल थी फैज़ाबाद, फिर फैज़ाबाद से लखनऊ कर दिया गया था असफदुल्ला के साथ। असफदुल्ला ने फैज़ाबाद से लखनऊ कर दिया गया था। हैदराबाद के फाउंडर कौन थे? निज़ामुल मुल्क। ठीक है। 15वें में आते हैं कि 3 कर्नाटक वार हुए हैं हमारे। पहला कर्नाटक वार हुआ है 1746 से 48, इसमें एक्सलाव सैपल की ट्रीटी हुई थी। और दूसरा कर्नाटक वार हुआ हमारा 1749 से 54, पुडुचेरी की ट्रीटी हुई थी। तीसरा कर्नाटक वार हुआ 1756 से 63। पहला एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ वो 1767 से 69, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ। सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ है 1780 से 84, मैंगलोर की ट्रीटी हुई। थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ 1790 से 92, ये श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी हुई। चौथा एंग्लो मैसूर वार हुआ 1799 से, जहाँ पर टीपू सुल्तान मर गया था। 16वां रिलेट करता है हमारे जो स्टेट हैं वो एरिया वाइज। तो पहले नंबर पर राजस्थान, एरिया में बड़ा है। दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर आता है यूपी। जो लीस्ट एरिया में आता है वो है गोवा, 3702 स्क्वायर किलोमीटर इसका है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सिक्किम, जिसका कि 7096 किलोमीटर है। ये लीस्ट में है, सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। तीसरा जो है वो है त्रिपुरा, 1048 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ की। तो जो लॉन्गेस्ट एरिया जो है वो है हमारा लद्दाख, और लद्दाख है हमारे। लद्दाख का कितना किलोमीटर है? 59,146 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख का एरिया है। दूसरा जो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है एरिया में वो है जम्मू एंड कश्मीर। ये दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019, अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ 2019 को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। जो सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप, 32 किलोमीटर स्क्वायर। दादर और नागर हवेली और लक्षद्वीप को मर्ज कर दिया गया था और एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया 26 जनवरी 2020 को। सबसे ज़्यादा यूनियन टेरिटरी में मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है दिल्ली की है। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो स्टेट में है वो बिहार है, हम सभी को पता है। और मिनिमम पॉपुलेशन स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश की, सिर्फ 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तो बेहतर है, 17% एक स्क्वायर किलोमीटर में बहुत शानदार जीवन जी रहे होंगे। अब आप इधर अंदाज़ा लगाइए कि 17 लोग और इधर 11,320 लोग, एक स्क्वायर किलोमीटर में 11,320 लोग।
बहुत, फिर भी एक दूसरे को जानते नहीं हैं। चलो, इंटरनेशनल बाउंड्री जो शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ भारत शेयर करता है इतना, चाइना के साथ 3,488, पाकिस्तान के साथ 3,323, नेपाल के साथ 1,753, म्यांमार के साथ 1,643, भूटान के साथ 699 और अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर हम बाउंड्री शेयर करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 3 ट्रेनें चलती हैं, मैत्री, बंधन और मिताली। इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो, उस पर जो बात हुई है वो है 100वें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक्ट के द्वारा हुई थी। 3B का कॉरिडोर भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। 19वां सवाल है हमारा, नेशनल कैपिटल रीजन मतलब NCR जो बोलते हैं, दिल्ली NCR का जो बोलते हैं, दिल्ली NCR, तो NCR के फुल फॉर्म में नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल दिल्ली हो गया, रीजन क्षेत्र मतलब दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वो नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं, NCR। 69th कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक्ट 1991 से ये बनाया गया। आर्टिकल 239 अमेंडमेंट एक्ट से दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो थे आदित्यनाथ झा, और पंजाब NCR का पार्ट नहीं होता। हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, लेकिन पंजाब पार्ट नहीं है NCR का। SBI से रिलेटेड सवाल है हमारे पास। SBI लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया है, भारत में सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके 27 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। फाउंडर थे जॉन मेनार्ड कीन्स, और जॉन मेनार्ड कीन्स इंपीरियल बैंक के फाउंडर थे। बाद में इसी को डेट चेंज मतलब कि राष्ट्रीयकरण करके नेशनल बैंक बना दिया गया पूरे देश में। और 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण करके SBI को बनाया गया गोरेवाला समिति की सिफारिश पर, और पहले अध्यक्ष थे जॉन मथाई। RBI की बात करते हैं, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। ये हिल्टन यंग कमेटी के द्वारा, मतलब ये हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर हुआ होगा या समिति पर हुआ होगा, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। RBI एक्ट 1934 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। नेशनलाइजेशन जो हुआ था, राष्ट्रीयकरण, वो 1949 में हो गया था पूरे देश में। पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले इंडियन गवर्नर CD देशमुख। तब जो जमा पूंजी थी टोटल वो 5 करोड़ RBI के पास थी। हेडक्वार्टर मुंबई में, जो कि 1937 में कोलकाता से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। पहले कोलकाता में था, लेकिन 1937 में कोलकाता से मुंबई ले आए थे इसको। जो इसका लोगो है उसमें एक पाम ट्री है, और पाम ट्री के आगे एक टाइगर है, ठीक है। 1 रुपये का नोट जो पब्लिक में जो आता है उसे पब्लिश करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, और साइन होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, ठीक है। और पहला इंडियन फाइनेंस सेक्रेटरी जो था वो थे PC भट्टाचार्य। प्रेजेंट इंडियन फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो हैं अजय सेठ। और जितने भी नोट होते हैं 1 रुपये को छोड़ के, उन सब में RBI के गवर्नर का साइन होता है। करेंसी नोट प्रेस भारत में 4 हैं, इसी तरह से 4 मिंट भी हैं, मतलब कि टकसाल हैं जहाँ पर सिक्के बनते छपते हैं, ठीक है। और करेंसी नोट प्रेस जहाँ पर नोट बनते हैं 4 जगह हैं, नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। इसी तरह 4 हमारे मिंट हैं, टकसाल हैं। ये 4 हैं हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में। नाबार्ड की बात करते हैं, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको स्थापना हुई थी 1982 में, 1981 के एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, और शिवरावन समिति के द्वारा नाबार्ड की स्थापना हुई थी। समिति का गठन हुआ था 1979 में। नाबार्ड जो था नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी पूंजी थी 100 करोड़। पहले अध्यक्ष बने M रामकृष्णैया, और हेडक्वार्टर मुंबई में। इंदिरा गांधी ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया 5 नवंबर 1982 को। और ये 6 तरह के बैंक हैं। भारत सरकार की हिस्सेदारी इसमें 99% है। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया। ये लागू किया गया 2 फरवरी 2006 को नरेगा के नाम से, लेकिन नरेगा से मनरेगा में 2 अक्टूबर 2009 गांधी जी के जन्मदिन पर 2009 में इसको नरेगा से मनरेगा दे दिया गया। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मिनिस्ट्री, ये किसके मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसमें 100 दिन के रोज़गार की गारंटी देती है सरकार, और जो गरीब लोग होते हैं उनको 100 दिन का रोज़गार मिलता ही मिलता है।
ठीक है। ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में चलाया गया। पीएम रोजगार योजना 1993 में आई। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में आई। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में हुआ। बात कर देते हैं कुछ स्टडीज़ की। स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड की स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। बर्ड स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी। स्टडी ऑफ आइज ऑफ्थेल्मोलॉजी। और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की स्टडी को बोलते हैं हार्पेटोलॉजी। और स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। फंगाई की माइकोलॉजी। लिजार्ड्स की सोरोलॉजी। और फॉसिल्स की पैलियोंटोलॉजी। एनिमल बिहेवियर की इथोलॉजी। बायोलॉजी में ही है सुसाइड बैग ऑफ सेल, लाइसोसोम को बोलते हैं। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, राइबोसोम को बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, गोल्गी बॉडी। और कंट्रोल रूम ऑफ सेल, सेंट्रोइड। 28वां सवाल है हमारा T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 मेन, हाँ जो मेन 2024 में T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था पुरुष वाला। मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह रहे। मैन ऑफ द मैच फाइनल में जो हुआ था, मैन ऑफ द मैच जो रहे वो विराट कोहली रहे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था, 7 रन से इंडिया जीत गई थी। यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में ये मैच आयोजित किया गया था। फाइनल मैच किंगस्टन वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। और चैंपियन ट्रॉफी 2025 में हुई थी, जिसमें इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल में गई थी। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा हुए। मैन ऑफ द सीरीज़ सचिन रविंद्र हुए, है ना। और पाकिस्तान और यूएई में ये मैच कराए गए थे। अवार्ड इन 2025 में जो अवार्ड मिले वो पद्म विभूषण 7 लोगों को मिले, पद्म भूषण 19 लोगों को मिले और पद्मश्री 113 लोगों को मिले। ये टोटल 139 लोग थे जो 26 जनवरी 2025 को इनको अवार्ड मिला। ये हमारे पास पद्म विभूषण में जिनको मिला वो है कुमुदनी लाखिया, ये कथक में। और शारदा सिन्हा छठ सिंगर थी, इन्हें बिहार कोकिला भी बोलते हैं। और इन्हें पद्मश्री 1991 में मिल चुका था। पद्म भूषण जतिन गोस्वामी सत्रिया डांस के लिए। शोभना चंद्र कुमार ये भरतनाट्यम करते हैं। और पंकज उदास जो कि गज़ल सिंगर हैं। पद्मश्री जिनको मिला वो आर अश्विन क्रिकेटर हैं। अरिजीत सिंह सिंगर हैं। गुरुवयूर पुराई ये मृदांग प्लेयर हैं। और मृदांग एक यंत्र है। और भरत गुप्त ये सितार प्लेयर हैं। सितार एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। रविंद्र भानु मजूमदार प्लस तेजेंद्र मजूमदार ये बांसुरी प्लेयर हैं। और दुर्गाचरण रणबीर उड़ीसी डांसर हैं। महावीर नायक ये राग सिंगर हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर, इन्हें समर्पित की है। मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव, गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल। 107वां नेशनल पार्क जो बना है वो बना है सिमलीपाल उड़ीसा में। आज का 30 सवाल यहाँ पर समाप्त होते हैं। ये था पार्ट 2। 2 घंटे की क्लास हमने आधे घंटे के करीब में ख़त्म कर दी है, तो अच्छा है। देखिए कल नई वीडियो के साथ, नए सेट के साथ।